हैदराबाद में एक पुलिस ऑफिसर की बीवी के जीप को काटने की कोशिश की गई। उसकी ऑटो को छोटे छोटे टुकड़ों में भी करने की एक नाकाम कोशिश हुई और उसके बाद जो हत्यारे थे उसके मुंह में एक तरीके से नोट का बंडल और कपड़ा ठूस देते हैं ताकि उस महिला की आवाज बाहर ना आ सके। उसके शरीर के ऊपर चढ़ते हैं और बीवी का गला दबाना शुरू करते हैं। वो अपनी आंखों से देख रही थी कि जो उसकी हत्या कर रहे हैं वो उसे अच्छे से जानती समझती है। वो हत्यारे एक तरीके से उसकी बच्चों के लिए, उसके पति के लिए खाना भी बनाया करते थे। अब वही जानने पहचानने वाला शख्स किस तरीके से और क्यों उनकी हत्या करने के लिए इतना आतुर और पागल हो चुका है, इस बात की समझ मरते वक्त भी उस पुलिस ऑफिसर की बीवी को समझ नहीं आ रहा था। जब अगली सुबह होती है, सुबह पहली किरण के साथ एकाएक बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर उनके घर पर पहुंचते हैं। उस दर्दनाक स्थिति में डेड बॉडी को देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। पुलिस ऑफिसर की बीवी थी, इसलिए पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी जाती है। यहां तक कि हत्या हैदराबाद में हुई थी, पुलिस छानबीन के लिए दिल्ली तक पहुंच जाती है और कहा यह भी गया कि इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा पर भी कैमरों की निगरानी से हर कोई सी की जांच पड़ताल की जा रही थी। लेकिन हत्यारा जानता था कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर के घर पर हत्या की है और पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर वो एक तरीके से पुणे भाग जाता है। अब यहां पर हैदराबाद पुलिस को लगता है कि हम तो ढूंढ रहे थे इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, ये हत्यारा किस तरीके से पुणे पहुंच गया, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। और आप समझेंगे इस वीडियो के अंत तक कि जितने भी जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, आप 100 बार सोचेंगे उन्हें अपने घर में बुलाने से पहले, क्योंकि इस पूरे केस स्टडी में, इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस भी छानबीन कर रही थी, उन्हें भी लगा कि पुलिस वालों से ऐसी गलती किस तरीके से हो गई, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में ये जो आप घर देख रहे हैं जहां पर पुलिस वालों का जमावड़ा लगा है, इस मेन गेट को देखिए, क्योंकि रात को करीब 1 बजे इसी घर में रहने वाली एक औरत 3 मर्दों को एंट्री देती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नाम है कल्पना, रहने वाली है नेपाल की। और यही कल्पना वही हत्यारिन है जिसने आईपीएस विनय रंजन की जो पत्नी है तनुजा रंजन, उनको मौत के घाट उतारा। ये जो कल्पना जिसे आप देख रहे हैं, नेपाल से जो आई है बहुत दूर नौकरी करने। सोचिए, नेपाल से निकली सीधे पहुंच जाती है हैदराबाद। इसे लगा था कि इसके जितने भी पुराने काम हैं, जो भी इसने कांड किए हैं, उसके बारे में पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं लगेगी, इसीलिए ये हैदराबाद में काम करने आए और यहाँ पर इसने नौकरी चुनी। इसी घर के अंदर जो आप घर देख रहे हैं, जो ये कोठी देख रहे हैं, इसी कोठी के अंदर बाकायदा नौकरानी के तौर पर ये काम किया करती थी। लेकिन ये भूल गई थी कि जिस जगह पर ये काम करने जा रही है, जहाँ पर भी ये नौकरी करे, वहाँ पर अगर इस तरह से किसी हत्याकांड को अंजाम देगी तो इसका भी अंजाम बुरा ही होगा। अब आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए किस तरह से कल्पना ने इस घर के अंदर उन मर्दों को एंट्री दी और आखिर उसके पीछे का मकसद क्या था और किस तरह से एक बड़े गैंग का छोटा सा मोहरा बनकर रह गई कल्पना। सोचिए, इस घर में काम करते वक्त एक नौकरानी का काम कर रही थी, अपनी मालकिन के लिए खाना बनाती थी, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके साथ रहती थी, उनका समय बिताती थी। और फिर वो एक ऐसे गैंग से मिल गई, उस गैंग ने इसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और अब सोचिए, गैंग तो अपने मज़े काट रहा है, गैंग के पास सारे पैसे हैं, लेकिन कल्पना जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब आप इस कोठी को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों का काफ़ी जमावड़ा है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं जुबली हिल्स है, काफ़ी पॉश इलाका है हैदराबाद का। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ये है विनय रंजन रे का घर। वो एक्स IPS हैं। इस पूरे घर को अगर आप देखेंगे तो आपको 3 फ्लोर दिखाई दे रहे हैं। नीचे के फ्लोर पर जो है वो रेंट पर था और ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं उसमें IPS का पूरा परिवार रहता था। जनरली जो बेटियां हैं 2, वो सबसे टॉप के फ्लोर पर रहा करती थी। अब यहाँ पर ज़रा बैक साइड पर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आपको दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक दरवाज़ा दिख रहा होगा। ये वही दरवाज़ा है जिससे कातिलों ने एंट्री ली थी। अब ज़रा पीछे चलते हैं और पूरे केस को समझते हैं। रात के करीब 1 बज रहे थे। तारीख थी 8 मई
और जहाँ पर पुलिस वाले आपको दिख रहे हैं और ये जो बड़ा सा मेन गेट दिख रहा है, कोठी में एंट्री होने का जो पूरी आपको दिख रहा है, 1 बजे यहाँ पर कल्पना जो है, ये हत्यारिन कल्पना नौकरानी, ये 3 मर्दों को एंट्री देती है इसी गेट के ज़रिए। उनको चुपचाप ये अंदर लेकर जाती है और इसके बाद ये जो सीढ़ीनुमा जगह मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ दोनों तरफ से स्टेयर्स हैं, उस पर जाने के बाद ये जो दरवाज़ा है इसे खोला जाता है, क्योंकि कल्पना बाकायदा यहाँ पर रह रही थी, उसे हर एक चीज़ की पता था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये समझिए कल्पना ने कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब ये जो छोटा सा गेट आपने देखा, इसी के ज़रिए वो जो 3 मर्द जिसको इन्होंने बुलाया था कल्पना ने, वो और कल्पना सब के सब अंदर दाखिल होते हैं। अब इसके बाद नीचे वाले फ्लोर पर कल्पना को पता था कौन लोग रहते हैं, क्या होता है, और इसीलिए वो सीधे उन तीनों लड़कों को जिसको इसने बुलाया था उनको सीधे ऊपर लेकर जाती है। अब ये जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं जो ऊपर बना हुआ है, इसी फ्लोर पर जो तनुजा रंजन है उनका आप यूँ समझिए बसेरा था, उनके सारे पैसे, ज्वेलरी, जो भी उनका अलमीरा वगैरह थी, सब यहीं पर रखा था, उनका बसेरा यहीं पर था और इसी फ्लोर पर किचन भी था। अब जो कल्पना है, जो ये नौकरानी है, ये साफ तौर पर जो 3 मर्द जिनको आपने तस्वीरें भी देखी जो सीसीटीवी में कैप्चर हुए हैं, जिनकी बदौलत पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है, अब इन सबको लेकर सीधे तौर पर मालकिन के कमरे में जाती है। अब वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले कोशिश की जाती है कि जो सामान है उसे निकालने की कोशिश की जाए, क्या चीज़ें चुराई जा सकती हैं, कौन सी ज्वेलरी कहाँ रखी है, उस कोशिश की जाती है कि उन सबको निकाला जाए। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि कल्पना जानती थी कि कौन किस कमरे में सो रहा है, किसका कौन सा फ्लोर है, और इसीलिए ये जो सामने से लड़के आए थे जिसने इसने बाहर से एंट्री दी थी, उनसे कहती है कि पूरी व्यवस्था के साथ आना, और ये लड़के भी अपने बैग में रस्सी वगैरह रख कर लेकर आते हैं। और अगर आप समय पर गौर करेंगे तो रात को 1 बजे इसने एंट्री दी थी और उसी वक्त जब कमरे में गए तनुजा के, तो सीधे तौर पर जो लड़के थे उन्होंने उसका मुंह दबा लिया ताकि जो तनुजा है वो चीख ना पाए या उनको कुछ समझ ना आए, और ऐसे में जब मुंह दबाया तो उनकी आंखें खुल गईं, और खुलने के बाद ये जो कल्पना है उसके साथ जो 3 लड़के थे वो पूरी तौर पर उनके हाथों को बांध देते हैं, पैरों को बांध देते हैं, और इसके बाद वो प्लानिंग करते हैं कि अब क्या जाए, क्योंकि इस औरत ने हमें देख लिया और हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। इसके बाद यही नौकरानी कल्पना जो इनके साथ रह रही थी, इतने लंबे समय से इनके साथ थी, वही कहती है कि अब हमें इसे मारना होगा। और इसी तौर पर सोचिए, जो अलमीरा थी, जितनी भी जगह वहाँ पर पैसे रखे थे, जो ज्वेलरी थी, वो सारे खोलती है उस अलमीरा को और पैसे निकालने की कोशिश करती है। और इतनी देर में जो मालकिन को इन्होंने बांधा हुआ था, जो तनुजा थी उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, उसी तौर पर उसके मुंह को दबाया हुआ था, तभी जो कल्पना है वो नोटों के कुछ बंडल लेकर उनके मुंह में डाल देती है। पास में जो कपड़े पड़े होते हैं उस कपड़े को मुंह में भर देती है ताकि आवाज़ बिल्कुल भी बाहर ना आए, और जो उसका साथी है जिसने मुंह जो हाथ रखा हुआ है वो फ्री हो जाए और उसके साथ उसकी मदद कर सके पैसे को चुराने में। और इसके बाद जब नोटों का बंडल भर दिया गया, मुंह में आप यूँ समझिए कपड़ा डाल दिया गया, तो अगला शख्स कैसे चिल्लाएगा, और उसके अलावा उसके हाथ पैर दोनों बंधे हैं तो वो कोशिश भी नहीं कर पाएगा खुद को बचाने की। और बेटियां जो थी वो ऊपर सो रही थी, किसी को कुछ पता चल नहीं रहा था, रात का बिल्कुल आप सोचिए घुप अंधेरा था, रात का समय था, और ऐसे में जो पैसे हैं, जो जेवरात हैं, वो सारे भरे जाते हैं उस बैग के अंदर। सोचिए करीब 3.5 करोड़ की ज्वेलरी लूटी जाती है। इसके अलावा जो कैश है वो सारा बैग में रखा जाता है, और फिर बारी आती है तनुजा रंजन को मारने की। और इसके बाद ये जो कल्पना है ये अपने साथियों के साथ मिलकर उसी मालकिन को जिसके से वो सैलरी ले रही थी, जिसके साथ वो काम कर रही थी, उसी मालकिन की जीभ को काटा जाता है। आप यूँ समझिए जो भी उनके पास सामान था, जो भी वो हथियार लाए थे, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो वाइट रंग का एक कपड़ा आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको एक हथियार दिख रहा होगा जो हंसी जैसा लग रहा है, थोड़ा सा कर्व है। आप सोचिए इस तरह से वो हथियार लेकर गए थे। अभी ये सामने तो नहीं आया चाकू से काटा गया, किससे काटा गया, लेकिन बाकायदा उस नोटों को बंडल को निकाला गया, कपड़े को निकाला गया, और फिर जो जीभ होती है उसको काटा गया। इसके बाद होंठ को काटा गया, मतलब पूरी तरीके से जो होंठ थे उस पर कट लगाए गए। ये जो पीएम रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें भी सारी चीज़ें आई हैं। और वो काटने के बाद फिर से कपड़े को मुंह में ठूस दिया गया ताकि वो फिर से आवाज़ ना कर पाए, और उनका गला दबा दिया गया। गला दबाने के बाद जब उनकी मौत हो जाती है, वो छटपटाती रहती है, तब तक कल्पना देखती है कि कहीं से भी कोई सामने से आ ना जाए, ऊपर से बेटियां ना आ जाए। और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि अब जो तनुजा रंजन है, यानी कि जो पुलिस वाले की बीवी है, वो मर चुकी है, सारा कैश, सारी ज्वेलरी इनके बैग में आ चुकी है, तब ये अपने दोस्तों को, यानी कि जो भी इसके गैंग मेंबर आए थे, उन सबको इशारा करते हैं कि अब भागने का वक्त आ गया है। और इसके बाद जो लड़के हैं सबसे पहले वो निकलते हैं उसमें, क्योंकि जब पुलिस ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी देखी, तो देखा
कि करीब 2 से ढाई बजे के बीच में सारे एक एक करके निकल रहे हैं, यानी 1 बजे एंट्री हुई, तो लगभग 1 घंटे के अंदर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और उसके बाद सबसे आखिरी में ये जो मैडम है, जो कल्पना है, जिसने पूरे इस हत्याकांड को रचा, वो भी निकलती है और उसके पास भी बैग होता है, उनके बैग में कैश होता है, ज्वेलरी थी और साथ ही साथ कुछ रॉड लेकर भी ये लोग बाहर निकले थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो कल्पना है वो इतनी शातिर थी कि उसे पता था कि पुलिस को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, पुलिस को कैसे, आपको क्या चीज़ें करनी जिससे पुलिस आपको ट्रेस ना करे, और इसीलिए सबसे पहले अपने साथियों का फ़ोन स्विच ऑफ कराती है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करती है और सीधे तौर पर वहाँ से भाग निकलती है। अब रात भर सोचिए, लाश पड़ी रहती है, एक माँ, बेटियां ऊपर सो रही थी और माँ की लाश पड़ी है, उनके होंठों को काट दिया, जीभ को काट दिया, किसी को कुछ पता नहीं है। और अचानक सुबह करीब 9:15 पर, क्योंकि उस वक्त जो हस्बैंड थे, जो एक्स IPS हैं विनय रंजन, वो दरअसल किसी काम के सिलसिले में बैंगलोर थे, सिर्फ घर में लड़कियां ही थी। तो सुबह 9:15 पर जो दूसरी नौकरानी, इनके घर में एक और हाउस हेल्प थी, जब वो बेल बजाती है, कई देर तक बेल बजती रहती है, तो ऊपर बेटी सुनंदा जब सो रही थी तो उसे लगता है कि यार दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, कल्पना ने नहीं खोला, मम्मी ने भी नहीं खोला। तो सबसे पहले ऊपर से जब उतर रही थी तो कल्पना कल्पना करके आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि जो कल्पना नौकरानी थी ये लगातार इनके घर में ही रह रही थी। अब आवाज़ लगाती है, कल्पना कहाँ है, कल्पना 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 का कुछ पता नहीं, और इसके बाद वो आकर दरवाज़ा खोलती है। बाहर मेड आती है, मेड भी बोलती है कि आप लोगों ने दीदी दरवाज़ा नहीं खोला, मेम साहब कहाँ है, क्या है। और इसके बाद जो लड़की, उसे लगता है कि हाँ आज माँ उठी क्यों नहीं। और जब इसके बाद जो मेड थी, जो नौकरानी थी, और जो बेटी थी, जब वो दोनों ही माँ के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि जो माँ है, यानी जो तनुजा रंजन है, उनके मुंह में कपड़े ठूसे हुए हैं, उनके हाथ को बांध दिया गया है और एक तरह से वो कुछ भी चीज़ें नहीं बोल रही है ना, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। बेटी को तब तक लगता है कि शायद माँ जिंदा है, लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तब पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है तो बताया जाता है, बाकायदा उस रिपोर्ट में मेंशन है कि उनके होंठों को काटा गया है, जीभ को काटा गया है, हाथ पर निशान मिलते हैं, किसी ने बहुत तेज़ दबाया है, रस्सी बांधी गई है और साथ ही साथ गला दबाकर उनकी मौत को अंजाम दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें आ जाने के बाद जब पूरी कहानी निकल कर आती है तो सोचिए, कमरे के अंदर एक माँ की लाश पड़ी है, बेटी देखती है, वो बार बार कल्पना कल्पना बोल रही, क्योंकि उसे डर था कि शायद कल्पना के साथ भी कोई अनहोनी हो गई है, क्योंकि माँ की लाश थी, जो कल्पना थी वो भी नीचे वाले फ्लोर पर सोती थी, वहीं रहती थी, तो उसे लगता है कि शायद माँ को तो मार दिया और कल्पना के साथ भी कुछ गलत हो गया है, और वो डर जाती है। और इसके बाद पुलिस को जब पूरी कहानी बताई जाती है, पूरा केस समझाया जाता है, तो पुलिस भी सोचती है कि आखिर कल्पना कहाँ है, क्योंकि रात में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया और एक नौकरानी उस घर के अंदर ही रहती है जिसका कुछ पता नहीं। और इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, कल्पना के पूरे बारे में पूरी कहानी निकाली जाती है, तो पता लगता है कि जो कल्पना है वो इनके घर की काफ़ी पुरानी हाउस हेल्प है। दरअसल जो रिटायर्ड IPS विनय रंजन है, उन्होंने अपनी माँ की सेवा के लिए, क्योंकि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हैं, उनकी देखभाल के लिए कल्पना को हायर किया था, लेकिन कुछ समय बाद जो कल्पना है वो इन्हीं के घर में शिफ्ट हो गई और यहाँ पर इन लोग की देखरेख करने लगी। और धीरे धीरे कल्पना जो है वो इनकी काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन गई। और सोचिए, ये जो कल्पना है ये दोस्ती कर तो रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक ढोंग था, क्योंकि कल्पना ये पता लगा रही थी कि इस घर के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या टाइमिंग है, कब कौन बाहर जा रहा है, घर में कैश कहाँ रखा है। तो दोस्ती इस तरह से लोगों से बढ़ा रही थी ताकि उसे अंदर की सारी चीज़ें पता लग जाएं और वो मौका मिलते ही इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। अब पुलिस ने जब ये पूरा डेटा निकाला कल्पना के बारे में, तो पुलिस को सिर्फ इतना ही पता नहीं चला कि वो इनके यहाँ नौकरी करने आई थी, इनकी माँ को संभालने आई थी, बल्कि उसकी असली क्राइम कुंडली भी पुलिस के हाथ लग गई। हैदराबाद पुलिस को एक एक करके कल्पना के बारे में तमाम तरीके के क्लू लगे। अब आप आगे समझिए कि किस तरीके से कल्पना को अरेस्ट किया गया और आखिर कल्पना की क्राइम कुंडली है तो है क्या। देखिए, कल्पना इतनी ज़्यादा शातिर थी कि उसे पुलिस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी, क्योंकि कल्पना एक ऐसे गैंग के साथ उसका जुड़ाव था जो उसके बच निकलने के लिए हर एक कोशिश करना चाह रही थी। देखिए, जिस घर से इन्होंने चोरी की, आपने रकम सुनी, 3.5 करोड़ रुपए के सोने और जेवरात उन्होंने लूटे, और पैसों को जिस तरीके से मुंह में ठूसा गया, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा पैसों की गड्डियां भी थी। तो इतने पैसे लूटने के बाद कोई जो शातिर अपराधी होगा, क्या वो कोई क्लू या सबूत पीछे छोड़ कर जाएगा। और कुछ इसी तरीके से जो कल्पना सबसे पहले रात के 2 से ढाई बजे के तकरीबन ये जुबली हिल्स वाले इलाके से ऑटो लेती है और नम्मापल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाती है, जहां से वो तेलंगाना एक्सप्रेस को बोर्ड करती है, मतलब उस पर चढ़ती है। अब सबको जब उन्होंने देखा रेलवे स्टेशन में कि ये एक तेलंगाना एक्सप्रेस पकड़ा है इन्होंने, तो ये सीधे तौर पर नागपुर जाएंगे और पुलिस टीम को वहां पर एडवांस के तौर पर पहले से एक्टिव कर दिया गया, क्योंकि
लेकिन जब देखा गया कि नागपुर में वो उस ट्रेन से नहीं उतरी हैं जो महिला हैं, तो इसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पे तलाशी अभियान शुरू करती है कि कहीं कौन कौन से स्टेशन पे उतर सकती हैं। पता लगा कि ये जो कल्पना है इसने बीच रास्ते में ही तेलंगाना एक्सप्रेस को छोड़ दिया। अब इस मझधार में छोड़ा कि पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कल्पना नागपुर गई है, दिल्ली गई है या वापस मुंबई जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को यह भी लगा क्योंकि नेपाल से ताल्लुक रखती तो हो सकता है ये नेपाल भी भाग गई हो। अब क्योंकि 4-5 शहरों में इन्हें खंगालना था, एक एक्स आईपीएस ऑफिसर की बीवी की डेथ हो चुकी थी और इसलिए जब पुलिस कुंडली और क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश कर रही थी तो पता लगा कि कल्पना ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक ऐसी तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया। वहां पर भी उसने जेवरात पैसे लूटे और फुर हो गई। जब इस गैंग के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई तो वहां पर भी पता लगा कि 3 से 4 लोग आए थे। जब ये 3 से 4 लोग, एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 केसेस में पता लगा तो ये समझने की कोशिश की गई कि ये दोनों लड़के जो इसके साथ दिखाई पड़ रहे हैं अभी सीसीटीवी की तस्वीरों में, ये आए तो आए कहां से थे। तो पता लगा कि जैसे ही जुबली हिल्स में 8 मई को वहां पर जो कल्पना ने हैदराबाद से 1-2 लड़कों को बुलाया जो कि नेपाल से ही ताल्लुक रखते हैं। जब कल्पना के फोन कॉल रिकॉर्ड्स तमाम जो उसके सोशल मीडिया हैंडल से पता लगाने की कोशिश की गई तो पता लगा कि कल्पना बस एक मोहरा है, एक छोटा मोटा किरदार निभा रही है एक बहुत बड़े गैंग के अंदर। वो गैंग कहां से ऑपरेट होता है? गैंग ऑपरेट होता है दिल्ली में। दिल्ली में वो गैंग बताता है कि किस तरीके से किसके घर में डाका डालना है और उन लड़कियों को तैयार करवाया जाता है कि किसके घर में कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करनी है और अपनी नजरें जब आप बात कर रही हो तो किस तरीके से उन्हें खुश करना है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं इन्हें आप बातों में ही फंसा सकते हो और ये अपने आप को एक स्लीपर सेल की तरह आपके घर पर दुबक कर बैठे रहते हैं, आपकी घर की छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं, कहां पर सामान और आपका भरोसा जीतने के लिए वो जी तोड़ कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से कल्पना ये समझ चुकी थी कि जो तनुजा हैं, उन जो मां हैं जो 62 साल की बताई जा रही हैं, उनके दोनों बच्चों के कमरे में कोई महंगी चीज नहीं रखी है। सारी जो प्रॉपर्टीज, पैसे, गहने सिर्फ और सिर्फ तनुजा के कमरे में रखे गए हैं और इस चीज को पहुंचने में उसे कई महीने लग गए और महीनों के रेकी करने के बाद, समझने के बाद ये अपने दिल्ली वाले बॉस को फोन करके कहती है कि सर मैंने पता लगा लिया है, अब मुझसे नौकरानी वाला काम मत करवाओ, अब मुझे अपने असली रूप में आने दो। तो ये जो कल्पना है इसे उस गैंग की तरफ से 2-3 लड़के प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इन तीनों लड़कों का काम यह था कि एग्जिट रूट किस तरीके से तैयार किया जाए ताकि पुलिस चाहकर भी इन तक ना पहुंच सके। मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की जा रही थी। और ये गैंग तो इस बार उसमें से, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल इन्होंने मर्डर कर दिया तो पकड़े गए कल्पना, नहीं तो कल्पना इससे पहले भी कई बार बच चुकी है। गैंग जिस तरीके से ऑपरेट करता है पुलिस वालों को भी नहीं समझ में आता कि कहां भागे कहां फुर हो गए, क्योंकि ये एग्जिट रूट में ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी जगह पर सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे ना आए, कहीं भी अगर उन्हें जाने में कोई तकलीफ ना हो। और यहां तक कि ट्रेन का टिकट, एक लॉजिस्टिक का जो सपोर्ट है इस गैंग की तरफ से करवाया जाता है। क्यों ना हो, अगर एक ही रात में अगर आप 4 से 5 करोड़ रुपए कमा लें तो 10 लाख रुपए आपको अपनी लॉजिस्टिक में खर्च करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से जो कल्पना है, पुलिस को लगा कि ये शायद नेपाल भाग गई होगी और इंडो नेपाल बॉर्डर पर जितने भी कैमरे थे हर एक पर एक तरीके से नजर रखी जा रही थी कि कहीं पर भी अगर कल्पना बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगी उसे पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि कल्पना ने तेलंगाना एक्सप्रेस से एक तरीके से बीच रास्ते में ही ट्रेन को छोड़ दिया था। जब पता लगाने की कोशिश की गई कि जो कल्पना ने जो आधार कार्ड एक तरीके से इन पुलिस वालों को दिया था, पुलिस ऑफिसर की फैमिली को दिया था, तो पता लगा कि वो जो आधार कार्ड भी है वो फेक है। अब यहां पर सोचिए कि आपको पता लगा, आप कैसे पता लगाएंगे? गवर्नमेंट आपको आधार कार्ड दे देती है लेकिन एजेंसियों के पास ही सारी चीजें होती जहां पर पता लगा सकते हैं कि आधार कार्ड सही है या गलत है। एक आम इंसान चाहे कि मैं कोई नंबर डाल दूं और उस नंबर डालने के बाद वो इंसान है या नहीं है। मान लीजिए मेरा आधार कार्ड है, मेरा नाम दीपक है, अगर मैं अपना आधार नंबर किसी को बताता हूं कि आप देखिए सर मेरी जो आईडी प्रूफ के तौर पर मैं अपना नाम और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब उसकी जांच
जांच पड़ताल की गई एजेंसी को द्वारा, तो पता लगा कि ये फेक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या पता लगी, क्योंकि तेलंगाना एक्सप्रेस से जब भागी तब तक फोन एक्टिव था और अचानक से फोन से सिम को निकाल लिया जाता है, उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है। और जो इस कल्पना के पास नेपाल से हैं, वोटर आईडी कार्ड भी मौजूद था। तो कहीं ना कहीं ये गैंग हर तरीके से चाहता है कि अगर वो किसी घर पर काम करने जा रहा है तो उनके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, उनके पास फोन हो, सिम हो, हर एक चीज चाक चौबंद हो, ताकि कल को कोई भी पूछे तो ऐसा ना लगे कि किसी बाहर वाले देश से आए हैं, किसी दूसरे राज्य से आए हैं। तो हर एक चीज चाक चौबंद रखते हैं, कोई भी गलती ना हो पाए। और कोई अगर आपको वोटर कार्ड दिखा दे, कोई आपको आधार कार्ड दिखा दे, आपको देख के लगा रहे यार इस जैसा तो ऑथेंटिकेट पर्सन तो और कोई हो ही नहीं सकता, और आप भरोसा कर लेते हैं। और इसी भरोसे को ताक पर रखकर, भरोसे को जीत कर इन्होंने सोचा कि तनुजा को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये जो कल्पना इतने सारे पैसे लूटने के बाद अपनी मौसी या कहें एक तरीके से दो दीदी रहती हैं पुणे में, जो वहां पर भी काम करती हैं, उसके घर पर जाकर बैठ जाती है, वहां पर छुपने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि हैदराबाद से ये पुणे तक कौन आएगा, सोचिए बीच रास्ते ट्रेन में छोड़ दिया था, कैसे गई होगी गाड़ी, उसने दोबारा हायर वाली बुक की बीच रास्ते से, उसे पता था कि शायद पुलिस वहां पर उसका इंतजार करेगी। तो इसलिए ये जो कल्पना है, जो इसका जो गैंग है, ये जो खतरनाक तरीके से ऑपरेट कर रहा है। और यहां पर सिर्फ ये गैंग हैदराबाद ही नहीं, दिल्ली, लखनऊ, बिहार, गुजरात, अहमदाबाद वाले जो इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में एक्टिव है। तो इसलिए तमाम दर्शकों से दरख्वास्त है कि अगर आपके घर में भी कोई डोमेस्टिक हेल्प वर्कर है तो आप उसके आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कितना आप जानते हैं, क्योंकि जो आपके घर में डोमेस्टिक हेल्पर आ रहा है वो आपके परिवार के एक एक लोगों को जानता है, लेकिन क्या आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर आ रहा है कितना आप उसे जानते हैं? आप सिर्फ उस शख्स को जानते हैं, उसके परिवार को नहीं जानते, वो कहां रहता है वो नहीं जानते, क्या उनसे जुड़े लोगों को नहीं जानते। लेकिन वो डोमेस्टिक हेल्पर सिर्फ अकेला आपके पूरे परिवार को जानता समझता है, आपकी जो बारीक से बारीक जो चीज आप कहां रखते हैं उसके बारे में उसकी जानकारी होती है, और यही जानकारी लुटेरे तक पहुंचाकर लूटपाट की जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी सचेत रहने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। और ये जो हत्याकांड किया गया, जो लूटपाट हुई, एक तरीके से आप जायज भी ठहरा सकते थे, लेकिन हत्या जो जिस निर्मम तरीके से की गई वो डरावनी और रोंगटे खड़े करने वाली थी। क्योंकि जब बच्चों ने अपनी मां की ऐसी हालत देखी, सोचिए उन बच्चों पे क्या हालत बीती होगी, वो किस हालत में होंगे। जब पति ने भी देखा होगा कि इतने सालों से उन्होंने अपनी बीवी से प्यार किया, उसकी बीवी की लाश कुछ इस हालत में मिली है। तो फिलहाल के लिए कल्पना ही अरेस्ट हो पाई है, गैंग के बाकी मेंबर्स अभी भी फरार हैं, शायद वो कभी पकड़े भी ना जाएं, क्योंकि गैंग सिर्फ छोटे मोटे मोहरों को पकड़वाकर अपने पूरे गैंग को बचाने की हर एक कोशिश करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शातिर और चालाक है। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम टाइम।